ने सीखा एक मॉडल पेपर। आज भी हम लोग एक मॉडल पेपर हल करने जा रहे हैं, जिसमें उसका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। जैसा कि लिखा हुआ है कि पहला क्वेश्चन है, पहले जो मैथ का पेपर होता है, मैथ का पेपर उसमें 20 क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुकल्पीय होते हैं। ठीक है, तो पहले वो 20 लगाएंगे, उसके बाद 21, 22, 23, 24 पूरा एकदम 25 पूरा एकदम लगाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, उससे डरना नहीं। तो जैसे क्वेश्चन दे रखा है, देखो क्या दे कर कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 6x प्लस का 4 इक्वल टू 0, तो विविधकर क्या होगा। तो विविधकर हम लोगों में बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है। अगर आपको डायरेक्ट आ रहा है निकालना, तो आप डायरेक्ट निकाल के आंसर टिक कर दो। अगर नहीं आ रहा है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा रफ में, और रफ में सॉल्व जहाँ भी करोगे, ठीक है, वहाँ पे आप लोग करना कि रफ करने के बाद उसे काट जरूर देना। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। लिखा है कि दिया गया समीकरण क्या है कि 3x² माइनस 6 प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग द्विघात समीकरण से तुलना कर लेते हैं। ax² प्लस का bx और प्लस का c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग कंपेयर किया जाए, यहाँ से हम लोग अगर कंपेयर कर दें तो कंपेयर करने पर क्या आएगा भाई, a की वैल्यू तो हमारे पास 3 आ जाएगी। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 6, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो विविधकर एक्चुअली होता है, विविधकर होता है b² माइनस का 4ac। विविधकर क्या होता है b² माइनस का 4ac, विविधकर का सूत्र है। ठीक है, ये किसका सूत्र है, विविधकर का सूत्र है। ठीक है, ये आप लोग याद रखना है, विविधकर का सूत्र है। ठीक है, तो विविधकर का सूत्र डी बराबर b² माइनस 4ac। उसके आगे यहाँ हल कर देते तो d बराबर बी की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू हमारे पास -6 है, तो -6 का स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है हमारे पास 3, और c की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, तो d बराबर स्क्वायर से माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 छाक 36 हो जाएगा, और माइनस का 4 3 12, 12 चौक 48 हो जाएगा। तो d बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, जब 8 में से 6 गए 2 और 4 में से 3 गया 1, 12, मतलब 36 में से 48 चला जाएगा, तो माइनस का 12 बच जाएगा। और यही विविधकर हमसे पूछ रहा था। तो विविधकर फाइनल कितना निकल के आया, विविधकर निकल के आया माइनस का 12। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी राम कहानी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं इसलिए इतनी राम कहानी किया है। आपको करना क्या है कि डायरेक्ट समीकरण लिखो, और अगर आपके माइंड में ये तुलना हो जा रही है ये वाली, तो अपने माइंड में तुलना करो डायरेक्ट, और इसको मान रखो, विविधकर का सूत्र लगा दो, और आंसर आपके पास हो जाएगा। लेकिन ये कहानी तब आएगी जब आपको आता रहेगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन का बोर्ड ब्लैक है, लेकिन हम लिखेंगे वाइट पेन से। ठीक है, तो ताकि दिक्कत ना हो किसी को। लिखा है कि समीकरण 3x + 2y = 6 तथा y बराबर 0 का हल होगा। तो y बराबर 0 का हल होगा मतलब y की वैल्यू तो 0 है। कोई भी निर्देशांक जब लिखे जाते हैं वो पहले x का लिखा जाता है, बाद में y लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे y का मान तो उन्होंने 0 दिया है। बहुकल्पीय में देखा जाए तो y का मान तो इन्होंने 0 दिया है, इसका मतलब y के स्थान पे तो 0 होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ से b ऑप्शन कट गया कि y की जगह 2 है, जबकि y की जगह वो 0 बोल रहे हैं, तो ये तो ऑप्शन कट गया। और y की जगह पे कितना है 3 दे रखा है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। अब ऑप्शन ए में से और सी में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि y का मान दोनों जगह पे हमको 0 दे रखा है, तो इसको हल करना पड़ेगा। तो अच्छा, समीकरण कितना दे रखा है हमको, समीकरण दिया है, ध्यान देना, समीकरण हमको दे रखा है, समीकरण दिया है हमको 3x प्लस का 2y बराबर 6, और y बराबर हमको 0 दिया है, तो जहाँ जहाँ y वहाँ 0 रख दो। तो 3x + 2 × 0 = 6। तो किसी को 0 से मल्टीप्लाई करने पर पूरा मान 0 हो जाता है, तो 0 मतलब कुछ नहीं हो गया यहाँ पे, तो 3x = 6। ठीक है, तो कोई चीज़ गुणे में होती है तो भाग में जाती है, 3 नीचे चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइनल, x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। अब वो बहुकल्पीय सही होगा जिसमें x की वैल्यू 2 आती हो, y का मान 0 आता हो, क्योंकि y की वैल्यू 0 दे रखी, तो 2, 0 इसका पूरा आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल कौन सा करेक्ट होगा, ए ऑप्शन नंबर बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये मॉडल पेपर जेड वाला हल कर रहे हैं। ठीक है, जेड ठीक 2023 का है।
2023 का है, प्रीवियस का है, तो इसीलिए इसको हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग देखते हैं। तो तीसरा कह रहा है कि यदि बिंदुओं इतना तथा इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए बटा 8,4 है, तो ए का मान बताना है। हम लोगों को क्या बताना है, ए का मान बताना है। तो हम क्या करते हैं, एक रेखा खींच लेते हैं। मान लेते हैं ये रेखा है, ठीक, ये रेखा, तो मान लेते हैं ये बिंदु हमारा ए है, ये बिंदु बी है, और यहाँ पे बिंदु सी है। तो ए के निर्देशांक को दे रखा है -4,2, और बी का निर्देशांक हमको दे रखा है 5,6, और सी का निर्देशांक हमको दे रखा है a बटा 8,4। ये कह रहा है जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु जो है, ये वाला सी जो है मध्य बिंदु है। इसका मतलब ए सी जो है वो बी सी के क्या है, इक्वल है। ए सी जो है वो बी सी के हमारा क्या है, इक्वल है। तो अगर ए सी जो है बी सी के इक्वल है तो हम लिखेंगे क्या, ध्यान देना, लिखेंगे कि ए के निर्देश, क्योंकि हमको भाई शॉर्टकट लगाना है, लेकिन हम शॉर्टकट नहीं लगा रहे ताकि आप लोग समझ सको, इसलिए हम पूरा एकदम सीक्वेंस से लगा दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग शॉर्टकट लगाना ताकि आपको 20 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे में पूरा सॉल्व हो जाए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि तेज़ी से हल करते हैं। तो ए के निर्देशांक हमको दे रखा है, ए के निर्देशांक कितना दे रखा है, -4,2, और बी का दे रखा है हमको 5,6। ठीक है, तो भाई और ये मध्य बिंदु दे रखा है, मध्य बिंदु, अच्छा मध्य बिंदु कितना दे रखा है, मध्य बिंदु हमको दे रखा है a/8,4, यही तो दे रखा है। तो चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, अगर मध्य बिंदु का फार्मूला है, अगर दो भुजाएं आपस में, मतलब मध्य बिंदु पता है, तो इसका फार्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2/2, y बराबर y1 प्लस y2/2। ये फार्मूला होता है हमारा लोग का। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है ये हम लोगों को दे रखा है x1 की वैल्यू x1 y1, x2 y2, और यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है x और y। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हमको a की वैल्यू निकालना है, तो हम y पे मान रखो चाहे ना रखो, क्योंकि x में ही तो हमारा a/8 है, तो x स्थान पे कितना रख देते हैं, x के स्थान पे a/8 रख देते हैं, क्योंकि a का मान निकालना है। और x1 की वैल्यू कितनी, -4, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, 5 और बटे 2, यही तो होगा। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि a/8 = 5 में से 4 चला जाएगा, तब बचेगा 1। अच्छा, आप लोग सोचोगे y वाले पे क्यों नहीं रखा, आप लोग रख भी लोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, रख लोगे तो इसमें, क्योंकि a नहीं आएगा, तो a नहीं आएगा तो इसको सॉल्व करने से क्या मतलब है। a हमसे पूछा, a का मान पूछा, तो a का मान क्या करेंगे, a वाला ही हल कर लेते हैं। a/8 = 5 में से 4 जाएगा 1/2, कोई चीज़ गुणे में तो कहाँ चली जाएगी, भाग में चली जाएगी, तो 8 यहाँ है, ऊपर चला जाएगा तो 8/2 हो जाएगा। 2 × 9 2, 2 × 8, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी कि a की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। और यही हमसे पूछ रहा था कि जो a की वैल्यू है वो बताओ कितनी है। -8 तो आई नहीं है, -4 तो आई नहीं है, 2 तो आई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पोस्ट करके आप लोग नोट कर लो और इसको 2-3 बार रिवीजन करो, ताकि आप लोग, इस टाइप से ही क्वेश्चन आता है। अगर मॉडल पेपर 5-6 तो तैयार कर लो तो वहाँ दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 है, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण B के मान होगा। तो कोण B के बारे में क्या कह सकते हो कि मतलब वो कौन सा 60 डिग्री होगा तो समबाहु त्रिभुज हो सकता है। अगर तीनों कोण 60-60 हो गए तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। 120 है तो अधिक कोण वाला त्रिभुज हो जाएगा। 45 है तो न्यून कोण हो जाएगा। 90 है तो समकोण हो जाएगा। तो कह रहा है इस ऑप्शन में से कि कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इस कोण बी के बारे में आप लोग क्या कह सकते हैं, तो देखते हैं हम लोग क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि भाई ए है,
ये मान लेते हैं हमारे पास बी है, क्योंकि बी समकोण है। सॉरी, बी के बारे में क्या कह सकते हैं ये पता नहीं है, तो ए बी सी। अगर ये समकोण मान लेते हैं हम समकोण त्रिभुज होगा, थोड़ी देर के लिए हम समकोण, अगर कोई सा त्रिभुज नहीं दिया है तो आप समकोण त्रिभुज पे ही प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ही लगभग वो होगा। अगर आपको पता है तो डायरेक्ट 90 मारो, टिक आगे बढ़ो, लेकिन नहीं पता है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमसे कह रहा है कि ए बी बराबर हमको दे रखा है, ए बी बराबर दिया है 6√3, 6√3, और ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और बी सी 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अगर ये समकोण त्रिभुज होगा तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, इस पे लागू होगी। पाइथागोरस प्रमेय इसको क्या करेगी, लागू करेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती, पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अगर पाइथागोरस प्रमेय देखा जाए हमारी क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। तो आखिर में कर्ण कितना है, कर्ण 12 है, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब कितना है 6√3 का स्क्वायर, और प्लस बी से कितना है 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, गुणे 3 और प्लस 36 हो जाएगा। तो 144 बराबर 6 त्रिक 18 के 8 और 3 त्रिक 9 10 108 प्लस 36, ठीक है। तो 144 इज इक्वल टू 108 और 36 जोड़ोगे तो ये भी कितना आएगा 144। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग उसके अकेली भुजा के अगर बड़ी वाली भुजा के वर्ग के बराबर हुआ तो वो त्रिभुज क्या हो जाएगा, वो त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज कितने का होता है, समकोण त्रिभुज हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसे भी आप लोग नोट कर लो। इसी क्रम में हम लोग आगे क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त हो, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा होगा। ऐसा ऑप्शन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हम लोग ऐसे नहीं बता पाएंगे, जब तक इसे सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप कैसे बता लोगे। भाई मैथ रट नहीं सकते, इसे तो सिर्फ अभ्यास किया जा सकता है। तो अब देखो, अगर आप लोग ये लिखने वाले में आ जाता, अगर ये 2 नंबर में आ जाता तो यहाँ से लेके लिखते पहले ही वहाँ बड़ी से बड़ी यहाँ पे लिखना होगा, ये डॉट डॉट में लिख देते हैं, वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त हो, तब उसके बाद तब लगाएंगे, तब के बाद आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो कह रहा है अगर शेषफल आता है 8 और 5 तो हम सोच रहे शेषफल ना लाएं। तो शेषफल अगर नहीं लाना है तो 125 में से 8 घटा दे, 70 में से 5 घटा दे, तो शेषफल नहीं बचेगा। इसका मतलब पूरी संख्या हमारी क्या होगी, खत्म हो जाएगी। तो हम देखते हैं, देखो तब के बाद हम लोग क्या करेंगे, 125 माइनस का 8 घटा देंगे और 70 में से क्या घटा देंगे, 5 घटा देंगे। तो 125 में से जब 8 घटाओगे तो कितना बचेगा, 117 बचेगा, और जब 70 में से 5 घटाओगे तो 65 बचेगा। बोलो अब क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। तो 170 बड़ा है, सॉरी 117 बड़ा है, तो 117 को हम भाज्य कर देते हैं और 65 को भाजक कर देते हैं, और बाकी इधर भागफल आता है, इधर नीचे जो आता है वो शेषफल आता है। अब शेषफल कुछ नहीं बचेगा, क्यों, क्योंकि हमने पहले से घटा रख दिया है, जो शेषफल बच रहा था वही हमने घटा दिया है। उसी को शेषफल हम क्या किए, घटा दिए। तो शेषफल अगर हम लोगों को घटा दिया है तभी तो नहीं बचेगा, ठीक है। तो उसी क्रम में आगे देखते हैं। तो 65 कितनी बार जाएगा, 65 दुना तो भाई जात भाई 60 दुना 120 होता है, पहली बात बोलो, तो 130 हो जाएगा। तो एक बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार, तो ये 65 हो जाएगा। तो जब 65 घटाएंगे 117 में से, जब 65 घटा देंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 52। कितना बच जाएगा, 52। अब शेषफल हमारा 52 बचा। अब 52 को हम भाज्य करेंगे और 65 को हम भाज्य करेंगे और जो शेषफल बचा है उसे भाजक कर देंगे। तो 52 एकन्नम क्या हो जाएगा, 52, ठीक। तो 5 में से 2 गए, 3 बचा और इधर 13 बच जाएगा।
फिर इसको भाग कर देते हैं हम लोग, तो 52, तो 13 चक्कू 52, 13 चक्कू 52, और ये पूरा इधर हो गया समाप्त। तो हमारे बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगी? बड़ी से बड़ी संख्या हमारी 13 होगी, तो लिखेंगे अतः इसी के आगे का काम है। ठीक है, इसी के आगे का काम यहाँ है, तो यहाँ लिख देते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं वहाँ बड़ी से बड़ी, वहाँ बड़ी से बड़ी, वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या 13 है। वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 13 है। ये जब 2 नंबर में आता है तब इतना सुंदर लगाओगे, ठीक है। और नहीं आता है तो आप आंसर निकालने के लिए कितना भी शॉर्टकट करो, किसी तरह करो, रफ में करो, कहीं भी करो, उसको सिर्फ ऑप्शन चाहिए सही। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही? बी करेक्ट हो जाएगा। अगर ये लिखने वाले में आता तो इस तरह सुंदर सुंदर लगाओगे तब नंबर पाओगे, ठीक है। तो इसी क्रम में हम लोग आगे के क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 हो गए, उसके बाद 6 है। 6 कट गया है, चलता है, मिटल गया है, नहीं मिटला नहीं है, ऊपर है, सॉरी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस का 6 बराबर 0 का एक मूल -2 दिया है तो के का मान बताना है। हमको के का मान बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो हमको समीकरण कितना दे रखा है? देखो समीकरण हमको दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स माइनस का 6 इक्वल टू 0, और एक मूल दिया है, एक मूल मान लेते हैं वो x है। मूल जो है हमारा x बराबर -2 रखा है। तो कह रहा है जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -2 उठा के रख दो और k की वैल्यू बता दो। तो देखो x की वैल्यू यहाँ रख देते तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, प्लस का kx और माइनस का 6, सॉरी k की जगह पे भी तो x की जगह पे रखना है, तो x की जगह पे रखेंगे तो यहाँ पे क्या रख जाएगा? -2 और माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो स्क्वायर से तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 प्लस, और ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। ये जब निकलेगा यहाँ से माइनस निकल के इस प्लस को क्या करेगा? माइनस, तो ये 2k हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2k माइनस का 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब 4 में से जब 6 चला जाएगा, 4 में से जब 6 चला जाएगा भैया, तो माइनस का 2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? माइनस का 2। क्या बच जाएगा? माइनस का 2 इक्वल टू हमारे पास इधर 0 आ जाएगा। ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो माइनस का 2 इक्वल टू इधर जाएगा प्लस बना। तो के बराबर कितना हो गया? 2 बाई माइनस का 2। बोलो ये माइनस नीचे रखो चाहे ऊपर, तो 2 × 2, 2 × 2, तो के की वैल्यू फाइनल कितनी निकल के आई? -1। के की वैल्यू कितनी निकल गई? -1। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब रफ में करने के बाद इसको काट भी देना, वरना वो आपका ही नुकसान हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमसे कि यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है तो इस समचतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई होगी। अब इस समचतुर्भुज की लंबाई पता रहा है कि 20 सेंटीमीटर होगी, कि 10 सेंटीमीटर होगी, 9 सेंटीमीटर होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। तो हम क्या करते हैं? एक चतुर्भुज बना लेते हैं। तो एक चतुर्भुज देखो हमने बनाया, इसका नाम मान लेते ए है, बी है और सी है, डी है। तो कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं पहले समचतुर्भुज की कुछ खासियत होती है कि जो समचतुर्भुज होता है इसका जो प्रतिच्छेद करती है इसके विकर्ण हमेशा 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करते हैं। कितने डिग्री पे प्रतिच्छेद करते हैं? 90 डिग्री पे। तो अगर ये प्रतिच्छेद करते हैं 90 डिग्री पे, तो ये 16 दे रखी है टोटल, यहाँ से लेके डी से लेके बी तक। मान लेते हैं चाहे 12 लिख लो चाहे 16 लिख लो, मान लो 12 ही दे देखते हैं, तो 12 सेंटीमीटर है ये, ठीक। इसको 16 लिख देते हैं चूंकि बड़ी वाली है, ठीक है। इसको हम 16 सेंटीमीटर लिख देते हैं, और ये छोटी वाली जो है ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक। तो हम लोग अगर देखा जाए, एक बात समझो, पूरी डीबी जो बीडी है या डीबी है वो टोटल 16 सेंटीमीटर है, तो ये प्रतिच्छेद करती है आधे आधे पे। तो अगर देखा जाए तो 8 सेंटीमीटर ये हो जाएगी, मतलब अगर ये बिंदु हम ओ लिख दें
तो डी ओ हमारा 8 सेंटीमीटर होगा, ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो ए ओ भी 6 सेंटीमीटर होगा और ओ सी भी हमारा कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये लिखने वाला क्वेश्चन होता तो हम लिखते सुंदर सुंदर, लेकिन फिर भी लिख देते हैं ताकि आप प्रैक्टिस करो तो आपको ज़्यादा दिक्कतें ना आए। तो सम चतुर्भुज के विकर्ण क्या दिए हैं, सम चतुर्भुज के विकर्ण, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज के विकर्ण, के विकर्ण। अच्छा, सम चतुर्भुज के विकर्ण जो है हमको क्या दे रखे हैं कि बी डी बराबर हमको 16 सेंटीमीटर दिया है और ए सी बराबर हमको 12 सेंटीमीटर दिया है। तो अगर हमको पता हो गया है कि आधी आधी होगी, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी, बोलो। तो आधा हमने कर दिया, तो आधा आधा हमको पता चल गया कि डी ओ जो है वो ओ बी के बराबर है। और ये दोनों किसके हैं कि बी डी जो है, बी डी आधी होगी, तो बी डी कितनी है, बी डी हमारी 16 है, तो 16/2, 2 × 2, 2 × 16। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो डी ओ है और ओ बी है ये 8-8 सेंटीमीटर की हैं। यही तो लिख सकते हैं हम लोग कि 8-8 सेंटीमीटर के हैं ये दोनों। इसी तरह यहाँ पे जो ए ओ है वो वही बराबर की ओ सी है और ये कितना है, ए सी बटे 2 की होगी। तो ए सी है 12/2, 2 × 2 = 12। तो हम लोग लिख सकते हैं ए ओ बराबर ओ सी बराबर 6 सेंटीमीटर। इतना लिख सकते हैं हम लोग को, ये पता हो गया। तो हम लिख, आप त्रिभुज देखो, हमको क्या बताना है, समचतुर की भुजा बताना है। क्या बताना है, समचतुर की भुजा बताना है। तो हम चूंकि लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज डी ओ सी में, तो भाई ये पाइथागोरस पर में, क्योंकि 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने क्या होती है, हमेशा कड़ होती है, बोलो। तो हम क्या करेंगे कि इसमें पाइथागोरस लगा देते हैं, तो क्या होगा कि के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। तो के कितना है, के हमारा ओडी है, सॉरी के नहीं लंब, मान लेते हैं ये लंब है तो 8 है, तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार कितना है, आधार हमारा 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये के स्क्वायर तो रहेगा ही। तो के बराबर ठीक, तो के बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट चला जाएगा, तो के 8 × 64 हो जाएगा, प्लस 6 × 36 हो जाएगा। तो के बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 100, और 100 का वर्ग, अंडर रूट 100 किसका वर्ग हो, मतलब 100 किसका वर्ग होता है, 10 का। तो ये निकल के आई 10 सेंटीमीटर, कड़ कितनी निकल के आ गई, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, हमारा करेक्ट नंबर हो जाएगा बी कि 10 सेंटीमीटर। ठीक है, वीडियो पोस्ट करके इसे भी नोट कर लेते हैं हम लोग। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ये तो आप माइंड में रखिएगा। कह रहा है कि जो साइन थीटा है वो कास थीटा के हमारे इक्वल है। तो और कह रहा है जो थीटा का मान होना चाहिए, थीटा का मान वो 0 डिग्री से बड़ा या बराबर और 90 डिग्री से छोटा या बराबर होना चाहिए थीटा का मान। तो ये जो 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 0 डिग्री, ये कह रहा है इस जो थीटा की वैल्यू दे रखी है, किस थीटा के मान पे साइन थीटा और कास थीटा आपस में बराबर होते हैं। ऐसा कौन सा मान होगा जो इस पे इक्वल होगा, बोलो। तो एक हम गलत रख के दिखाते हैं ताकि आप सही का समझ सको। तो अगर मान लेते हैं 60 रख देते हैं, पहला ऑप्शन में क्या रख देते हैं 60। तो अगर हम लोग 60 रखा जाए तो साइन 60 = कास 60 हो जाएगा, थीटा सेम रखना है हम लोगों को। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, बराबर कास 60 की वैल्यू कितनी होती है, का साइन 30 की होती है, तो 1/2। तो ये दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत हो जाएगा। बोलो अब सही ऑप्शन क्या है। जैसे हमको कह रहे हैं कि जो साइन थीटा बराबर है कास थीटा के, तो अगर हम थीटा की वैल्यू त्रिकोणमिति इसके लिए आपको याद होनी चाहिए। तो थीटा की वैल्यू अगर 45 डिग्री ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री बराबर कास 45 डिग्री।
और हम जानते हैं साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 बराबर cos 45 की वैल्यू भी √2। इसका मतलब यह हुआ कि थीटा का मान बिल्कुल कौन सा सही है, 45 डिग्री बिल्कुल सही है। तो थीटा का मान अगर यहाँ 45 रख दोगे तो ये पूरी कंडीशन जो आपकी है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, यही हमारा आंसर होगा। इसी क्रम में हम लोग आगे के क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन चलते हैं। नवा क्वेश्चन क्या रहा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल होगा, मतलब इसके घातों का योगफल बताना है हम लोगों को। तो क्या करना है हम लोगों को कि सीधा सीधा जो संख्या दी है, जो संख्या दी है, संख्या 144 दे रखी है कि अभाज्य गुणनखंड, तो पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा, लासा निकालो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 एक अन्नम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18 और 3 एक अन्नम 3, सॉरी 3 त्रिक्का 9 और 3 एक अन्नम 3। तो 144 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो संख्या 144 दे रखी है वो 144 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। तो कह रहे हैं जिसके अभाज्य गुणनखंड आवे ना तो इनकी घातों का योगफल बताओ। तो इनकी घातों का योगफल, घातों का योगफल अगर, तो इनकी घात कितनी है, योगफल अगर देखा जाए घातों का योगफल तो 4 है, इसकी घात कितनी 4 प्लस और 3 की घात कितनी है 2, तो इन दोनों को जोड़कर कितना आ जाएगा 6। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पोस्ट करके इसे भी नोट कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि बिंदु -3, 5 की वाई अक्ष से दूरी होगी। तो एक बात माइंड में याद रखना कि क्वेश्चन तो हम पूरा बता देंगे, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जब वाई अक्ष से पूछे तो एक्स वाली दूरी होती है, और जो एक्स अक्ष से पूछता तो वाई वाली दूरी हो जाती। पर हम इसे लगा के दिखा देते हैं। ठीक है, इसे हम लगा के दिखा देते हैं। तो पहले देखो बिंदु कितना दे रखा है, बिंदु हमको दिया है -3, 5 और पूछ क्या रहा है, वाई अक्ष से दूरी। तो एक बात बताओ, अगर इसको रखा जाए तो -3 कहाँ होगा, एक्स अक्ष पे -3 है, यहाँ -3 है, और वाई पे कहाँ है 5 यहाँ है। तो इन दोनों का जो मिलेंगे, ये दोनों कहाँ पे मिलेंगे, लगभग मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं। तो हमसे कह रहा है वाई अक्ष से दूरी बताओ। तो वाई अक्ष से कितने कदम है, वाई अक्ष से देखो यही तो दूरी होगी, ये बिंदु की जो बिंदु है वो -3, 5 है, यही तो बिंदु है ये। तो अगर ये बिंदु है तो वाई अक्ष से दूरी कितनी होगी, वाई अक्ष से दूरी कितने कदम है, यहाँ से 1 कदम, यहाँ से 2 कदम और यहाँ से 3 कदम। इसलिए इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, -3। इसकी दूरी कितनी हो जाएगी वाई अक्ष से, वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, -3। और यही हमारा फाइनल क्या होगा, आंसर होगा -3। ठीक है, अब समझ गए कि जब एक्स अक्ष से पूछे तो वाई वाली दूरी बता देना, और वाई अक्ष से पूछे तो एक्स वाली दूरी बता देना। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो 11 देखो क्या कह रहा है, 11 कह रहा है कि साइन 15 डिग्री बटे कास 75 डिग्री। देखो एक शॉर्टकट बता देते हैं हम लोग कि जो अंश और हर, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए अंश और हर में, तो इसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, और अगर ये सही में आ जाते, मतलब इस टाइप में कहीं आ जाते कि इस तरह अगर लिखा हो तो इसकी वैल्यू कट के क्या आ जाती है, हमेशा 0 आ जाती है। इसकी वैल्यू कट के क्या आ जाती है, 0, तो इसके हमेशा 1 आता है। लेकिन कैसे आता है वो देख लेते हैं। साइन 15 है, अब किसी को भी तोड़ो, चाहे हर वाले को तोड़ो चाहे अंश वाले को तोड़ो, किसी को भी तोड़ो, लेकिन हम अंश को तोड़ देते हैं। लिखा 15 ही रहे तो कितने 90 में से कितना घटा दें हम लोग कि 15 आ जाए, तो 75 घटा दें। बोलो 75 घटा दे कि 15 लिखा रहे। अब 90 में से 75 घटाओगे तो 15 ही तो लिखा रहेगा भाई कोड। और बटे 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 कितना है, बटे हमारा है कास 75 डिग्री। बोलो कास 75 डिग्री, तो कास 75 डिग्री अगर है हमारे पास, लैपटॉप 'बैठ' गया है। 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 'बै
तो कास 75 डिग्री कितना है हमारे पास, कास 75 डिग्री। अब साइन 90 माइनस थीटा का होता है, साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा हो, तो थीटा का काम कौन कर रहा है, 75 डिग्री। तो 75 डिग्री बटे कास 75 डिग्री, तो कास 75 डिग्री से कास 75 डिग्री पूरा कट जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा, 1। तो इस टाइप के क्वेश्चनों का आंसर हमेशा कितना आता है, 1 आता है। इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। हाँ 12 क्वेश्चन, अब देखो आपके छोटा मोटा क्वेश्चन है 12 नंबर, लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन घुमा दिया इधर की, टाइम खाएगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या करेगा, टाइम आपका खाएगा। तो कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, और माध्य आप लोग जानते हो क्या होता है। तो पहले एक सारणी हम बना लिए हैं, तो जिसमें माध्य ज्ञात करने के लिए सारणी बनेगी, तो पहला जो खाना होता है वर्ग अंतराल का होता है, दूसरा बारंबारता का, तीसरा वर्ग चिन्ह अर्थात एक्सआई का, और चौथा होता है एफआई एक्सआई का, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख के भर देते हैं। वर्ग अंतराल का 0 से 10 है, 0 से 10 है, 0 से 10 है, क्या है 0 से 10, 0 से 10 है। और इसको लो लिमिट, इसको हाई लिमिट, निम्न सीमा उच्च सीमा बोलते हैं। ये 10 से 20 है, और फिर ये 20 से 30 है, और 30 से 40 है, और 40 से 50 है। ये हमको वर्ग अंतराल दे रखा है। बारंबारता कितना दे रखा है, 5 6 5 3 1। बोलो अब एक्स आई हमको निकालना है, तो एक्स आई कैसे निकलता है, लो लिमिट और हाई लिमिट को जोड़ के हमेशा 2 से भाग कर देते हैं। तो 10 में 0 जोड़ेंगे, 10 को 2 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 5। 20 और 10 30, 30 का आधा 15, फिर 30 और 20 50, 50 का आधा 25। फिर अगर इधर 10 का गैप चल रहा है तो 15 5 15 25, फिर यहाँ 35, यहाँ पे क्या हो जाएगा 45। बोलो अब इसका मल्टीप्लाई करना है एक्स आई एफ आई का, तो 25, 15 छक्का 90, 25 पंजे 125, 35 यहाँ 105, 45 एक नाम 45। तो ये सिग्मा एफ आई हो जाएगा, सिग्मा एफ आई है और सिग्मा एफ आई एक्स आई होगा ये, क्योंकि समांतर माध्य, चूंकि समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई होता है। बोलो तो सिग्मा एफ कितना हो जाएगा, 5 6 11, 11 11 5 16, 16 3 19 1 20, तो सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा 20। और इसको जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल निकल के आएगा 390। कितना निकल के आएगा 390। तो यहाँ पे एक्स बार बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा 390 बटे 20 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो एक्स बार बराबर कितना आ जाएगा 39 बटे 2। 39 को जब 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 19.5। 19.5 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा इसका करेक्ट, बोलो सही है, ठीक है डी हो गया क्वेश्चन नंबर। उसी के आगे क्रम में चलते हैं हम लोग। 12 नंबर हो गया, वीडियो पोस्ट करके आप लोग लिख लो इसको, ठीक है। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो 12 के बाद 13 का कह रहा है 13 ये कह रहा है, 13 नंबर ये कह रहा है कि 3 cot थीटा बराबर 4, तो कोसेक थीटा का मान होगा। अब ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, इस ऑप्शन में क्या होगा। इससे पहले हम वीडियो बनाए आप लोगों की तो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, ठीक। तो उसके बाद ये दोबारा वीडियो बना रहे हैं, एक बार पूरी बन गई बहुकल्पीय की, लेकिन रिकॉर्ड ही नहीं हुई, तो इसलिए दोबारा बन रही है। तो हमको दे रखा है कि 3 cot थीटा बराबर 4 है, तो हमसे पूछ रहे हैं कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर ये क्या होगा, ठीक है। तो मान लेते ये cot थीटा है, ठीक है। तो इसको हम कुछ ए नाम दे देते हैं, बी नाम देते हैं और सी नाम देते हैं। तो cot थीटा बराबर क्या है, cot थीटा बराबर हो जाएगा 4/3, और हम तुमको पढ़ा चुके हैं लाल बटा कक्का। एक होता है लाल बटा कक्का जो पहला साइन के, दूसरा कास के लिए, तीसरा टेन के लिए होता है, और दूसरा होता है कक्का बटे लाल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला क्या होता है कोसेक थीटा के लिए, दूसरा सेक थीटा के लिए, तीसरा cot थीटा के लिए। तो ये cot थीटा के लिए हो जाएगा, कितना हो जाएगा A/L, मतलब A की वैल्यू कितनी है 4
और एल की वैल्यू कितनी है 3, तो ए की वैल्यू तो 4 यूनिट है। ए की वैल्यू कितनी है 4, मतलब ए का मतलब आधार है 4 और लंब कितना है 3, तो हमें कण पता होना चाहिए। ठीक है, तो कण पता होने के लिए हम पाइथागोरस इस्तेमाल करेंगे। तो हम लिखेंगे पेन मुड़ गई, पेन क्या हुई भैया, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। तो के स्क्वायर बराबर का एल की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये 4 लिखा है। तो यहाँ पे के स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो के बराबर √ 16 9 25 हो जाएगा और 25 किसका वर्ग है 5 का, तो के बराबर कितना आ जाएगा 5, तो ये 5 आ गया। ठीक है, के की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हमसे पूछ रहे थे कि कोसेक थीटा बताओ, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा भाई साइन का उल्टा होता है, तो कड़ बटा लंब होगा, कड़ बटा लंब होगा। तो कोसेक थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं, कोसेक थीटा के की वैल्यू कितनी है 5 और लंब कितना है 3, तो 5/3 इसका फाइनल क्या हो जाएगा आंसर, फाइनल क्या हो जाएगा इसका आंसर 5/3। 5/3 इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट कौन है, सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 13 नंबर के बाद हम लोग चलते हैं 14 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 बहुकल्पीय क्वेश्चन हल हो रहे हैं अभी 14 नंबर। ठीक है, तो 14 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन 14 नंबर हमारे पास है, 14 नंबर कह रहा है कि यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब इस ऑप्शन में से दो ऑप्शन कटे हैं, कटे नहीं है, इसमें कुछ था वो स्क्रीन शॉट लेते हुए कट गए हैं, तो देख लेते हैं कौन सा सही है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना, इसको पूरा डिटेल से सॉल्व कर देते हैं कि अगर ये क्वेश्चन उसमें भी बन सकता है, बहुकल्पीय में ना आए लिखने वाले में आ जाए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि माना दो गोलों की त्रिज्याएं, दोनों गोलों की त्रिज्याएं माना दोनों गोले की त्रिज्या R1, R2 है। मान लेते हैं कि R1 और R2 है, पहले गोले की त्रिज्या R1 और दूसरे गोले की त्रिज्या R2 है। तो पहले गोले का आयतन, अब क्या करेंगे कि पहले गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन पूरा लिख लेना आप लोग, बटे दूसरे गोले का आयतन। बोलो, तो पहले गोले का आयतन एक्चुअली होता क्या, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब बटे 4 नीचे वाले भी गोले के लिए 4/3 πr³। अब पहले गोले की त्रिज्या R1 मान रखा है, दूसरे गोले की त्रिज्या R2 मान रखा है, तो दिक्कत हो रहा है। तो 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई गया। बोलो, तो एक्चुअली हमको क्या दे रखा है कि पहले गोले का आयतन 27 दे रखा है और बटे ये 64 दे रखा है, तो बराबर R1 का क्यूब और बटे R2 का क्यूब, ये हमारे पास है। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो, उसके आगे अभी लगाते हैं। नोट कर लिया होगा, हम आगे चलते हैं। तो R1 बटे R2 का क्यूब बराबर क्या लिख सकते हैं, 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, और बटे 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3/4 की पावर 3 लिखा जा सकता है। तो अगर यहाँ से यहाँ की तुलना हम लोग करें तो 3 से 3 हट जाएगा, तो R1 बटे R2 कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अर्थात R1 की वैल्यू 3 यूनिट है और R2 की वैल्यू 4 यूनिट है, मतलब 4 है। बोलो, तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिख सकते हैं, गोले का हम कह सकते हैं, लिखेंगे चूंकि हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले
गोले का पृष्ठीय पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलो, ये हो जाएगा। तो पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो पहले गोले का हो गया। इसी तरह 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई से तो 4 पाई गया, और पहले गोले की त्रिज्या R1 है, दूसरे गोले की त्रिज्या हमारे पास कितनी है, R2 है। तो ये क्या हो जाएगा, R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू हमारे पास है, R1 की 3 है और R2 की 4 है। R1 की वैल्यू 3 है और R2 की वैल्यू 4 है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इसका अनुपात देखा जाए तो 9:16 इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इसका पूरा टोटल आंसर क्या होगा, 9:16। तो 9:16 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 9:16 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी क्रम में हम लोग 15 की क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, इसको लिख लिया, उसके बाद आप लोग इसको लिख लो, उसके बाद आप लोग इसको लिख लो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 क्या कह रहा है, 15 क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। 15 क्वेश्चन आप लोग तैयार करना, ठीक है, और इसको एक बार देख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट बहुत है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि कुछ प्रेक्षणों से बहुलक तथा माध्य 45 और 27 दे रखा है, तो माध्यिका क्या होगा। तो बहुलक, माध्य और माध्यिका में एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है, लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि इनके बीच में क्या संबंध होता है, इनका संबंध होता है कि बहुलक इज इक्वल टू होता है 3 गुणे माध्यिका, 3 माध्यिका, ठीक है, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ये एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले को आप लोग माइंड में रखना। ये जब ये बुलाते हैं, ये फाइनल इसका क्या होता है, ये एक फार्मूला होता है, इसको तैयार रखना। ठीक है, तो हमसे कह रहा है बहुलक हमको 45 दे रखा है, ठीक, और बराबर 3 गुणे माध्यिका। अच्छा, माध्यिका हमसे पूछ रहा है, माध्यिका इसे रहने देते हैं, माइनस 2 गुणे माध्य कितना दे रखा है, माध्य हमको 27 दे रखा है, तो 27 हो गया यहाँ पे, तो 45 और ये 27 दूना 54 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 54, क्योंकि 27 दूना 54, 25 दूना 50, 54 इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका। ठीक है, तो 45 में से जब 54 चला जाएगा, ये कुछ गलती हो रही है, बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है, अच्छा ये इधर माइनस में, तो इधर प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो 5 4 9 और 5 4 9 इज इक्वल टू 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे क्या हो जाएगा, माध्यिका। तो माध्यिका इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर हो जाएगा, कोई चीज़ गुणे में होती है तो कहाँ चली जाती, भाग में, तो 99/3 हो जाएगा। 3 × 9 3, 3 × 9 3 × 9, तो माध्यिका कितनी आ गई, माध्यिका निकल के आ गई हमारे पास 33। माध्यिका कितनी निकल के आ गई, 33। माध्यिका कितनी निकल के आ गई, 33। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन इसी के क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला चलते, 15 के बाद 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि समीकरण इतने के एक मूल है। तो मूल का मतलब ये होता है कि x का मान पूछ रहा है कि x का मान क्या है आखिर में, कि अगर इसमें ऐसा x का क्या मान रख दें कि यहाँ पे 0 आ जाए, ठीक है, दोनों पक्ष बराबर आ जाए। तो इसको हल कर लेते हैं कि समीकरण हमको कितना दे रखा है, समीकरण हमको दिया है x²
माइनस का 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका गुणनखंड कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स। अब गुणा करने पर ऐसा करो कि एक है और जोड़े तो हम दो आए, तो यहाँ पे 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। फिर एक्स स्क्वायर माइनस से ब्रैकेट खोल दो, माइनस का एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0। दो का जोड़ा बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन लो तो x माइनस 1 और माइनस का 1 कॉमन लो तो x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो पूरे में से x माइनस 1 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, पूरे में से जब x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये वाला x बचा और माइनस 1 बचा, तो x माइनस 1 बचा इक्वल टू 0। ठीक है, अब x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, और एक बार एक बार ये वाला बराबर 0, एक बार ये वाला बराबर 0, तो ये हो जाएगा कि x माइनस 1 इक्वल टू 0। इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, और इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो x की दो वैल्यू आ गई 1, 1। तो यही हमसे पूछ रहा है कि मूल उसके क्या होंगे 1, 1, मतलब ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, बिल्कुल क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग इसी के क्रम में 16 की अब 17 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। यदि 7, 13, 20, 17 तथा 3x का समांतर माध्य 8 है तो x का मान क्या होगा, मतलब 20 होगा कि 15 होगा कि 11 होगा कि 9 होगा, ऐसा कौन सा मान संभव है, ये पूछ रहे हैं ये। ठीक है, तो इसको बताते हैं हम लोग, हल करेंगे तभी तो पता मिलेगा भाई, ऐसे कैसे बता देंगे, जादू थोड़ी है किसी के पास। तो देखते हैं हम लोग, तो हमारे पास क्या दे रखा है। ठीक है, तो समांतर माध्य बराबर, चूंकि हम लोग जानते हैं क्या है कि समांतर माध्य जो होता है, समांतर माध्य को x बार से लिखते हैं, तो चूंकि समांतर माध्य बराबर x बार बराबर होता है सारी संख्याओं का योग, मतलब अगर x1 ढेर सारी संख्या दी x2 प्लस x3 डॉट 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 और बटे कुल संख्या मतलब टोटल नंबर, यहाँ पे टोटल नंबर आता है, यहाँ पे टोटल नंबर आता है इस टाइप के क्वेश्चनों को हल करने के लिए। तो यहाँ x बार हमको कितना समांतर माध्य कितना दे रखा है 18, तो यहाँ पे 18 रख देते हैं, और यहाँ पे ये जोड़ने के लिए कह रहा है, तो कितना है 7 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 17 और प्लस का 3x और बटे नीचे नंबर कितने आएंगे 1 2 3 4 5, नीचे 5 आएगा। ठीक है, तो 5 भाग में इधर जाके गुणा कर लेगा, तो 18 पंजे कितना हो जाएगा 90, ये 5 जाके 18 से मल्टीप्लाई किया तो 90 आ गया। और जब 7 13 20 17 को जोड़ेंगे तो ये टोटल निकल के आएगा 57। कितना निकल के आएगा 57, जोड़ लेना आप लोग, 57 प्लस का 3x, तो भाई ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 90 माइनस का 57 इज इक्वल टू 3x। तो 3x बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 90 में से 57 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारे पास, कितना बच जाएगा हमारे पास, बच जाएगा 23, कितना बचेगा 33 बचेगा, सॉरी 33 तो x बराबर कितना हो जाएगा 33 बटे 3, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3 एकन्नम 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11, x की वैल्यू कितनी आ गई 11। आप लोग इसे भी नोट कर लो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एकदम पक्का कंफर्म है। ठीक है, तो ये भी नोट कर लो। ठीक, बहुकल्पीय में वो कुछ भी दे सकते हैं, जो 30% कोर्स कटा है ना वो भी हम लोग देखते हैं कि वो भी बहुकल्पीय में दे रहे हैं, तो आप लोग तब फुल तैयारी से जाओ। ठीक है, फुल तैयारी से जाओगे तो कोनो दिक्कत नहीं होगी, तैयारी से नहीं जाओगे तो भाई भाई करते रहोगे, भाई भाई बताओ ना थोड़ा सी, तो अगर भाई हम पढ़ने वाले हैं कहाँ, तो भाई भाई कर रहे हो तो दिक्कत होगी। ठीक, आगे क्वेश्चन चलते हैं। 18 नंबर कह रहा है कि 3/x माइनस का 2x बराबर 2 बटे x का हल है, मतलब ये दो ऑप्शन इसमें भी हम कट गए हैं स्क्रीनशॉट करते हुए। तो इसको देख लेते हैं कि क्वेश्चन लिखा है 3/x माइनस का 2x इज इक्वल टू 2/x, मतलब कुल मिला के हमसे x का मान पूछना चाह रहा है ये। तो इसके नीचे 1 है तो पहले इधर भेज देते हैं, तो x से जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा 3 माइनस का 2x स्क्वायर, और इसके नीचे पूरे के नीचे x हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 2/x हो जाएगा, x से x पूरा चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 3 माइनस का 2x स्क्वायर बराबर 2, ये बचेगा। अब माइनस का 2x इधर ही रोक ले अगर हम लोग, तो 2 ये प्लस में 3 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 2
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, 2 में से 3 चला जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस से माइनस गया तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना बचा, 1/2। भाई 2 गुणे में इधर भाग में चला आएगा तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1/2, वो भी प्लस माइनस के साथ होगा। क्यों, क्योंकि द्विघात समीकरण है। तो एक्स बराबर एक का अंडर रूट 1 ही होता है तो 1/√2 वो भी हमारा किसके साथ, प्लस माइनस के साथ होगा। तो ये बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो इसे भी वीडियो पोस्ट करके नोट करो, इसे रिवीजन करो, खाली लिख के रफ में सजा के रख देने का काम नहीं है। इसको मेहनत से रिपीट करो, अभ्यास करो, उसके बाद क्या करो, फिर जाते समय इसको देख भी लेना एक बार। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हमसे कि यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:7 के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। इनके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो हम क्या जानते हैं समरूप त्रिभुज के बारे में, समरूप त्रिभुज के बारे में जानते हैं कि लिखेंगे दिया है, लिखेंगे दिया है कि क्या दिया है वो देख लेते हैं कि समरूप त्रिभुज की भुजाएं, समरूप त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं, समरूप त्रिभुज की भुजाएं, भुजाएं का अनुपात, भुजाएं का अनुपात। अच्छा, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कितना दे रखा है, अनुपात दे रखा है 4:7। ठीक है, मान लेते हैं कोई सा भी दो त्रिभुज हो, कोई सा भी दो त्रिभुज हो तो इसका फार्मूला क्या होता है, अगर वो समरूप है तो उसका फार्मूला होता है, अगर हम मान लेते हैं दो त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं, बनेगा, हाँ जल्दी से बन जाएगा। मान लेते हैं एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज और ले लेते हैं जल्दी से, ये वाला मान लेते हैं एक त्रिभुज ये है। ठीक है, मान लेते हैं ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हैं, समरूप हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये, मान लो ए है, ये बी है और ये सी है, और ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। तो अगर ये दो त्रिभुज हैं तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज या त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे, अनुपात पूछ रहा है, बटे का मतलब अनुपात से ही होता है, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक है, इज इक्वल टू, इसका फार्मूला, तो जब हमको क्या हो, भुजाओं का अनुपात दिया हो तो इसका फार्मूला होता है भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है, भुजाओं के अनुपात, जो भुजाओं का अनुपात दिया है उसी का हम लोग क्या कर देते हैं, स्क्वायर चढ़ा देते हैं, उसी का क्या कर देते हैं हम लोग, स्क्वायर चढ़ा देते हैं। यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद हम आगे लिखें। ठीक है, तो हमको क्या दे रखा है कि यहाँ पे लिख सकते हैं, फिर ये बराबर के इधर यही चीज़ लिखा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज एबीसी की भुजा, भाई दो त्रिभुज हैं तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी की भुजा बटे, क्योंकि अनुपात में दी गई वैल्यू कभी भी ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती है, तो त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा, और इसका क्या चढ़ेगा, ये स्क्वायर चढ़ेगा, क्योंकि स्क्वायर था ना, स्क्वायर चढ़ेगा। ठीक है, तो बराबर के नीचे बराबर लगाया और उनकी भुजा कितनी दी थी कि 4/7, चाहे अनुपात में लिखो चाहे 4/7 लिखो, इसका स्क्वायर चढ़ेगा, तो 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49। कहने का मतलब है 16:49 इसका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। 16 क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा। वीडियो पोस्ट करके नोट कर लो। तो कह रहा था 16:49, 16 मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। भाई उनका क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा था ना, तो ये दिया, इसी का स्क्वायर कर देंगे भुजाओं का, तो इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, तो वीडियो पोस्ट करके नोट कर लो आप लोग। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 हो गया, 20 करते हैं। 20 क्वेश्चन हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चनों में एकदम घूम घुमा के समझ लो पेपर में रखा ही है भाई। ठीक है, ये पेपर में एकदम रखा हुआ है। ठीक, क्या दिया हमको कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त है, वृत्त बना लेते हैं हम लोग, एक वृत्त है, मान लेते ये वृत्त है। ठीक, मान लेते ये सेंटर है, तो सेंटर से ये त्रिज्या होगी,
इसे क्या बोलेंगे, मान लेते ओ है, ये ए है, ये ए है, ठीक है। तो कह रहा है कि लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या आर है, माना वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या क्या है, आर है। अगर मान लेते वृत्त की त्रिज्या आर है, ठीक है, तो हम क्या करें, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल कह रहा है बराबर संख्यात्मक रूप से परिमाप, तो वृत्त का परिमाप, परिमाप मतलब परिधि, परिमाप से क्या मतलब है, परिधि से मतलब है, ठीक है। तो अगर परिधि का मतलब चारों साइड का ये एरिया, मतलब एरिया का मतलब बीच वाला भाग, लेकिन ये परिधि का मतलब ये वाला जो तार होता, तो तार का गुलाई वाला पार्ट, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बराबर वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। तो भाई पाई से तो पाई गया, आर से वैल्यू भी गई आर इधर, तो आर बराबर कितना बचा, 2 मात्रक, जिसकी कुछ यूनिट नहीं होता उसका हम मात्रक लगा देते हैं, ठीक है। तो 2 मात्रक, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन रखा है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर आपका 20 भी खत्म हुआ। इसी के आगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, 1 घंटे का वीडियो बन चुका है, लगभग 50 मिनट का। अब हम लोग उसी के आगे 21 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, ठीक। पूरी कोशिश रहेगी कि पूरा बन जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। अब ये क्वेश्चन कितने में आया, क्वेश्चन ये लगभग आपका 4 नंबर में आया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन हर रखा ही है, अगर √2 वाला नहीं आएगा तो √3 वाला आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन समझ लो वहाँ रखा ही है, ठीक है। कह रहा है सभी खंड कीजिए, 5 पार्ट होंगे, उसी के सारे पार्ट करने हैं, ठीक है। कह रहा है सभी खंड कीजिए, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √2 एक परमेय संख्या नहीं है, एक परमेय संख्या नहीं है। पहले कह रहा है परमेय संख्या नहीं है, तो अगर हम लोग उल्टा मान के चलेंगे कि मान लेंगे कि √2 एक परमेय संख्या है, तभी हम लोग इसे सिद्ध कर पाएंगे। अगर लास्ट में जाके गलत सिद्ध हो जाए कि हाँ गलत है, तो हमारे द्वारा जो कल्पना की है वो गलत हो जाएगी। तो √2 एक परमेय संख्या ना होकर एक अपरमेय संख्या है, लेकिन इसको हम मान के चलेंगे कि परमेय संख्या है। तो सिद्ध करने का तरीका देखो क्या है, ध्यान देना। कहेंगे क्या कि माना थोड़ा छोटा लिखेंगे इसमें, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से, माना √2 एक परमेय संख्या है, माना √2 एक परमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परमेय संख्या है। अब √3 आता तो यहाँ पे √3 लिख देते कि √3 एक परमेय संख्या है। मान लिया कि माना एक √2 एक परमेय संख्या है, तब क्या करते हैं हम लोग, तब क्या होगा, तब √2 को मान लेंगे कि P/Q के रूप में लिखे, परमेय संख्या तो P/Q के रूप में करेगी, जहां P और Q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेय संख्या तो Q की मान अगर 0 हो जाएगा तो बात ही सब खत्म हो जाएगी, तो Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो हम लिख सकते हैं अगर ऐसी बात है तो √2 = P/Q के रूप में होगा। तो Q होगा तो Q इधर भेज दो, तो Q अगर इधर भेजा तो कितना हो जाएगा, √2 Q = P हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का क्या कर दो, वर्ग कर दो। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए तो दोनों पक्षों का लिख देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अगर वर्ग कर दिया जाए तो क्या होगा भाई, इधर से √ हट जाएगा तो ये तो 2 हो जाएगा, ये Q² हो जाएगा और ये P² हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई है, इतना लिखो, उसके बाद हम आगे
करें। तो उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। इसी के आगे देखते हैं अब। ठीक है, तो टू क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो हम इसको समीकरण हम पी एक दे देते हैं, या हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर बराबर टू क्यू स्क्वायर। तब इसको समीकरण हम लोग एक दे दें। ठीक है, समीकरण एक दे दें तो लिखेंगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लिखेंगे यहाँ पी स्क्वायर यहाँ पी स्क्वायर यहाँ दो से भाज्य है, दो से भाज्य है। ये दो से क्या है भाई? भाज्य है। अगर दो से भाज्य है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पी भी दो से भाज्य है, दो से भाज्य है। ये भी दो से क्या होगी? भाज्य होगी, भाज्य है। ठीक है, तो हम लिखेंगे पुनः मान लेते हैं एक बार और कि जो p बराबर है वो 2m है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 दे देते हैं। अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर इसको उठा के हम लोग रखा जाए तो अगर p के स्थान पे रखेंगे समीकरण 1 में, तो p के स्थान पे जब उठा के रखेंगे तो हो जाएगा 2m का स्क्वायर बराबर 2q का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, m स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। इतना नोट कर लो, उसके आगे लिखते हैं। तो इसके आगे देखा जाए तो कितना बचा? क्यू स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। लिखेंगे यहाँ क्यू स्क्वायर यहाँ 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, 2 से क्या है? भाज्य है। अतः तथा क्यों भी 2 से भाज्य है या भाज्य होगा। ठीक है, भाज्य होगा। ठीक है, अगर ये भाज्य होगा तो हम क्या कह सकते हैं? इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए P और Q दोनों 2 से भाज्य है, दोनों 2 से भाज्य है। ठीक है, दोनों 2 से क्या है? भाज्य है। इसलिए थोड़ा सा और लिख दे। इसलिए क्या कह सकते? इसलिए P और Q सहअभाज्य संख्या है। P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। इसलिए हम क्या कह सकते हैं? इसलिए हम कह सकते हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि हमारी मानी गई अवधारणा कि हम कह सकते हैं कि हमारी मानी गई अवधारणा गलत है। मानी गई अवधारणा बिल्कुल हमारी क्या है? गलत है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। एक बार हम वीडियो
थोड़ा थोड़ा रोक दे रहे हैं, आप लोग कर लो। वीडियो पॉज करके यहाँ तक लिख लो, उसके बाद आप लोग यहाँ से कर लो, उसके बाद आप लोग यहाँ तक कर लो। ठीक है, तो इस तरह आपका 21 का फर्स्ट नंबर आपका कंप्लीट हुआ। 21 का सेकंड नंबर देख लेते हैं। 21 का सेकंड नंबर, ठीक है, 21 का सेकंड नंबर, ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन हाई स्कूल में बहुत सरल सरल आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एनसीईआरटी जो पढ़ा है उसको किसी प्रकार के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन हम लोग लिखा है कि 21 का कहा है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यों 90 डिग्री है। यदि tan p बराबर 1/√3 हो तो sin p cos r प्लस cos p sin r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका सोच रहे हैं यार डबल वीडियो बना दे, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी ना।